हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग इंग्लिश। आज हम लोग पोएट्री सेक्शन में 5वां चैप्टर एन एपिटैफ देखेंगे। स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स को देखते हुए बच्चों के बोले जाने पर मैंने आज समरी और क्वेश्चन आंसर दोनों ऑब्जेक्टिव के साथ करा दिया है। नाउ आई डोंट थिंक कि आपको इस चैप्टर से कोई परेशानी होगी। इस बार मेरा पूरा प्रयास है कि बच्चे अच्छा से अच्छा स्कोर करें। अगर आप नए हैं या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लें, ताकि इंग्लिश से संबंधित सभी वीडियो आप तक समय से पहुंच जाए। ऐसे ही धीरे धीरे एग्ज़ाम से पहले मैं यूट्यूब पर पूरा इंग्लिश सिलेबस करा दूंगा, ताकि आप इंग्लिश के लिए पूरी तरह से तैयार रहें और अच्छा स्कोर कर पाएँ। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। इंग्लिश के सभी चैप्टर्स, बुक और ग्रामर अब आसान भाषा में। नाउ मूव टू आवर चैप्टर्स। हमारा आज का चैप्टर है एन एपिटैफ, और आपको पता होगा, आप अब तक पढ़ चुके होंगे कि एन एपिटैफ विच इज़ रिटन बाय वाल्टर डिलामारे। ये एक्चुअली पोएम है, और ये पोएम एक एपिटैफ पर बेस्ड है। एपिटैफ मीन्स एक कब्र होता है, ठीक है। नाउ मूव टू समरी। हियर इट इज रिटन, एन एपिटैफ इज अ पोएम। एपिटैफ एक पोएम है। इट हैज़ बीन रिटन बाय वाल्टर डिलामारे। यह वाल्टर डिलामारे के द्वारा लिखा गया है। द पोएट एक्सप्रेस्ड हिज सैड फीलिंग फॉर अ लेडी। कवि एक औरत के लिए बुरा महसूस करता है, हु हैज़ डाइड, जो अब मर चुकी है। द लेडी वॉज वेरी काइंड एंड हर्टेड एज वेल एज सी वॉज गॉर्जियस। पोएट कहते हैं कि लेडी बहुत ही नम्र दिल की थी, और इसके साथ साथ वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। दिस रीज़न मेड हर नोन टू मेनी अदर पीपल। द लेडी लिव्ड इन वेस्ट कंट्री। यही रीज़न था कि उस औरत को सभी लोगों के द्वारा जाना जाता था, और वह एक वेस्ट कंट्री में रहती थी। When शी वॉज अलाइव, जब वो जीवित थी, द पोएट फील्स दैट द ब्यूटी डिसअपियर्स एंड वैनिसेस। जब वह जीवित थी तो कवि ऐसा महसूस करता है कि सुंदरता एक समय के बाद अदृश्य हो जाती है और नष्ट हो जाती है। द मोमेंट वंस डाई, जब कोई इंसान मर जाता है। हाउएवर अनकॉमन इट मे बी, हाँ, इससे परे चीज़ें हो सकती हैं। दिस मीन्स दैट नथिंग लास्ट फॉर एवर। इसका मतलब बस यही है कि कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं टिकती है। द पोएट फील्स दैट व्हेन आई डाई, पोएट महसूस करता है कि जब मैं मर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर दिस लेडी, इस लेडी को कौन याद करेगा। सी विल बी फॉरगटन, यह भुला दी जाएगी। एंड द सेम आई ऑल्सो बी फॉरगटन, और पोएट कहते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे भी इसी तरह से भुला दिया जाएगा। नथिंग लास्ट फॉर एवर, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं चलता है। दुनिया में जो कुछ भी आया है, हर चीज़ और हर इंसान का एक ना एक अंतिम डेट होता है, अंतिम तिथि होता है। तो कवि यही कहता है कि नथिंग लास्ट फॉर एवर, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं चलता है। ही फील्स सैड फॉर हर, वह मीन्स कवि उस औरत के लिए बुरा महसूस करता है। दैट सी विल रिमेन अनरिमेम्बरेबल, अनरिमेम्बर्ड आफ्टर द पोएट। पोएट कहता है कि पोएट के बाद उस लेडी को याद करने वाला कोई भी नहीं होगा। कुल मिलाकर के आपका पोयम बस इस बात से डील करता है कि पश्चिमी देश में एक कोई बहुत खूबसूरत नम्र दिल की कोई लेडी हुआ करती थी, जो पोएट के लिए परिचित था। चूँकि वह बहुत काइंड और बहुत ज़्यादा सुंदर थी, यही रीज़न था कि लोग उन्हें जानते थे। वह अब मर चुकी है और वह कब्र में पड़ी हुई है।
तो पोएट उनके कब्र के पास जा कर के उन्हें याद करता है और कहता है कि यह लेडी अब जो साउथ की सबसे सुंदर लेडी हुआ करती थी, अब वो कब्र में पड़ी हुई है और अब उसकी सुंदरता भी जा चुकी है। पोएट महसूस करता है कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता है, हर चीज़ों का एक ना एक निश्चित अंतिम डेट तय होता है। नथिंग लास्ट फॉर एवर। कवि महसूस करता है कि जब खुद मर जाएगा तो उस पश्चिमी देश की लेडी को कौन याद करेगा। तो ये हमारा समरी था। आप आई होप कि आप इसका सारांश समझे होंगे, समरी समझ गए होंगे। नाउ मूविंग टू आवर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। मैंने हर पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें दे दिया है, चाहे वो प्रीवियस ईयर पे बेस्ड हो या कोई गेस क्वेश्चन हो। मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर आपसे इस चैप्टर से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, एन एपिटैफ इज़ रिटेन बाय। अभी मैंने डिस्कस किया था कि एन एपिटैफ इज़ रिटेन बाय। एन एपिटैफ किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए जॉन किट्स, ऑप्शन बी वाल्टर डिलामारे, ऑप्शन सी जॉन डॉन, ऑप्शन डी डब्ल्यू.एच. ऑडेन। आई होप आप इसका आंसर जानते होंगे। हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वाल्टर डिलामारे। दिस वन इज द राइट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। वाल्टर डिलामारे वॉज बॉर्न इन द ईयर। आपसे पूछ रहा है ये क्वेश्चन 2019 के साइंस एंड कॉमर्स में और 2020 के साइंस एंड कॉमर्स में पूछा गया था कि वाल्टर डिलामारे का जन्म कब हुआ था। हेयर द राइट आंसर इज 1873। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 1873 में वाल्टर डिलामारे का जन्म हुआ था। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। वाल्टर डिलामारे डाइड इन द ईयर। अब आपसे पूछ रहा है कि वाल्टर डिलामारे किस ईयर में मरे थे। आप ये बात याद रखना कि किसी भी पोएट या राइटर के जन्मदिन और मृत्यु दिन जरूर पूछे जाते हैं, तो अच्छा होगा कि आप इन दो बातों को याद कर लें। सभी पोएट का डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डाई, सभी राइटर का डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डाई। इसके साथ साथ वो कौन कौन से कलेक्शन पर काम किए थे, क्या क्या उनका फेमस वर्क था, ये सारी बातें आप याद कर लें। तो आई होप कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस कर पाएंगे। हेयर द क्वेश्चन इज, वाल्टर डिलामारे डाइड इन द ईयर। वाल्टर डिलामारे किस ईयर में मरे थे? ऑप्शन ए है 1916, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 1966। तो हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 1956। 1956 is the right answer. Moving to next question, question number 4. Queen Elizabeth II honored him with the order of merit in. क्वेश्चन कह रहा है कि वाल्टर डिलामारे को क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने ऑर्डर ऑफ मेरिट से किस ईयर में सम्मानित किया था? ऑप्शन ए 1943, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1933 और ऑप्शन डी 1952। हेयर अगेन द राइट आंसर इज 1953, ऑप्शन नंबर बी। 1953 में 1953 में क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने वाल्टर डिलामारे को ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया था। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एन एपिटैफ डील्स विथ अ ब्यूटीफुल। ये पोएम से ही लिया गया क्वेश्चन है कि एन एपिटैफ किन बातों से डील करता है, मीन्स कौन से सुंदर से डील करता है। सुंदर क्या? लड़की, लेडी, बेबी, चाइल्ड। हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लेडी। एन एपिटैफ डील्स विथ अ ब्यूटीफुल लेडी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। वाल्टर डिलामारे न्यू अ खाली स्थान हु इज नाउ डेड। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है वाल्टर डिलामारे किसे जानते थे जो अब मर चुकी है। तो हेयर अगेन आप आंसर जानते होंगे इसका, ये पेट क्वेश्चन है और पोएम में बार बार रिपीट होता है। दैट लेडी
Walter de la Mare knew a lady who is now dead. Moving to next question, question number 7. The poet thinks that blank space is not everlasting. मैंने समरी बताते समय भी डिस्कस किया था इस बात को कि पोएट क्या महसूस करता है कि कौन सी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती है. लव, ब्यूटी, क्रियलिटी, अगलीनेस. Here the right answer is option number B, beauty. The poet thinks that beauty is not everlasting. पोएट ये मानता है कि सुंदरता everlasting नहीं होती है, वो हमेशा के लिए नहीं टिकती है. Moving to next question, question number 8. The poet feels that after his death nobody will खालिस्तान her. पोएट क्वेश्चन है कि कवि महसूस करता है कि उसके मृत्यु के बाद कोई भी उसे खाली स्थान का क्या नहीं भूलेगा, नहीं याद करेगा, नहीं प्यार करेगा और नहीं घृणा करेगा. ऑप्शन ए फॉरगेट, बी रिमेंबर, सी लव एंड डी हेट. तो हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. ये पोएम के बीच से पूछा गया है कि कोई भी उसे याद नहीं करेगा. द पोएट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ नो बडी विल रिमेंबर हर. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. द लेडी मेंशन्ड इन द पोएम एन एपिटैफ बिलोंग्ड खाली स्थान. आपसे पूछ रहा है जो पोएम में लेडी का उल्लेख किया गया है एन एपिटैफ में, वो लेडी कहाँ से थी. द नॉर्थ कंट्री, द ईस्ट कंट्री, द वेस्ट कंट्री, द साउथ कंट्री. Here the right answer is option number C, the west country. Moving to next question, question number 10. The lady was a खालिस्तान लेडी. आपसे पूछ रहा है कि औरत कैसी औरत थी. काइंड, जेनरस, ब्यूटीफुल, क्रियल. Here the right answer is ब्यूटीफुल लेडी. ऑप्शन नंबर सी, द लेडी वॉज अ ब्यूटीफुल लेडी. ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो मैं बस आपको आपके लिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का एक मौका दे रहा हूँ और आप क्वेश्चंस को रिवाइज कर पाएँ प्रीवियस ईयर और गेस्ट क्वेश्चन को, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम सेंटर में नया ना मिले, ताकि आने वाले एग्ज़ाम 2024 के एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएँ. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. मैं जल्दी ये सारा ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ ताकि कम से कम समय में आप ज़्यादा कर पाएँ. क्वेश्चन नंबर 11. द वर्ड क्रेम्बल इन लाइन 6 ऑफ द पोएम एन एपिटैफ रेफर टू. पोएम के एन एपिटैफ पोएम के छठे लाइन में शब्द क्रम्बल का यूज़ किया गया है, जिसका मतलब होता है. ऑप्शन ए बॉर्न, बी लीव, ऑप्शन नंबर सी सफ़र, ऑप्शन नंबर डी डाई. क्रम्बल का मतलब होता है नष्ट हो जाना. इट मीन्स मर जाना. तो हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी डाई. डाई का मतलब होता है मरना. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. द टोन ऑफ द पोएम एन एपिटैफ मीन्स टू. मतलब जो एन एपिटैफ पोएम का कंप्लीट टोन था, उसका मतलब क्या है. वो पोएम किस बातों पर आधारित था, किन बातों पर आधारित था. वो पोएम हैप्पी वाला पोएम था, मेलनकली वाला था मीन्स उदासी वाला था, रोमांटिक था, या इनमें से कोई भी नहीं. ये कवि आपका उदास था बातों को लेकर के. तो हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी मेलनकली. मेलनकली का मतलब होता है उदासी भरा. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. वाल्टर डी ला मारे बिलोंग टू खालिस्तान सेंचुरी. वाल्टर डी ला मारे किस शताब्दी से संबंधित थे. 19th, 20th, 18th या 17th. हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 20th सेंचुरी. आप वीडियो को लाइक करके अगर आप आंसर जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर ज़रूर कमेंट करें, ताकि आपको पता चल पाए कि
इन सारे ऑब्जेक्टिव में से आप कितना कर पाते हैं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक पेज पर आप अपना आंसर क्वेश्चन को देखने के बाद आंसर उसके सामने लिखें और आप मिलाते जाएं कि आपसे कितना हो पा रहा है, और फाइनल लास्ट में आप सारा ऑब्जेक्टिव, जितना आपसे सही ऑब्जेक्टिव बनता है उतना आप कमेंट में आंसर करें कि मेरे से सर इतना बना। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। द पोएट फील्स इन an epitaph that after his death nobody will खालिस्तान हर। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रिमेंबर। पोएट ऐसा महसूस करता है एन एपिटैफ में कि उसके मृत्यु के बाद उसे कोई भी याद नहीं करेगा। ये एक्चुअली उस लेडी के बारे में बात करता है। क्वेश्चन नंबर 15। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वॉट सी टेकन फ्रॉम। ये पोएम के बीच लाइन से क्वेश्चन है। आपसे बीच लाइन को रिपीट करा गया है और इस लाइन को देने के बाद आपसे पूछ रहा है कि ये लाइन किस पोएम से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए, फायर हैमन, बी, स्नेक, सी, एन एपिटैफ, डी, द सोल्जर। अगर आप पोएम 1 से 2 बार पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये पोएम, ये जो लाइन है एग्जैक्टली वो ऑप्शन नंबर सी, एन एपिटैफ से लिया गया है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। वॉल्टर डिलामारे इज़ फेमस एज अ खालिस्तान। आपसे पूछ रहा है कि वॉल्टर डिलामारे प्रसिद्ध था किस रूप में। ऑप्शन नंबर ए, वार पोएट, युद्ध कवि के लिए, मीन्स वो युद्ध के चीज़ों को ज़्यादा लिखते थे। नेचर पोएट, क्या वो प्राकृतिक की चीज़ों को ज़्यादा लिखते थे। रोमांटिक पोएट, क्या वो रोमांस की चीज़ों को ज़्यादा लिखते थे। ऑप्शन नंबर डी, चिल्ड्रंस पोएट। हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, चिल्ड्रंस पोएट। वो शॉर्ट स्टोरी राइटर और वो चिल्ड्रंस पोएट थे। वो बच्चों की चीज़ों पर ज़्यादा लिखते थे और टिप्पणी करते थे। क्वेश्चन नंबर 17। खालिस्तान इज़ अ ह्यूमरस एंड आयरनिकल पोएम। कौन सा पोएम है जो ह्यूमरस और आयरनिकल पोएम है। आप सेम पोएम पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा कि आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर सी, एन एपिटैफ होगा। एन एपिटैफ इज़ अ ह्यूमरस एंड आयरनिकल पोएम। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज़ अ लाइन फ्रॉम। फिर से आपको पोएम के बीच लाइन को दे करके आपसे पूछा है कि ये लाइन कौन से पोएम से है। हो सकता है आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये लाइन देने के बाद आपको यहाँ चारों ऑप्शन पोएट के नेम में से दे दें और पूछे कि ये लाइन जो लिया गया है उसे किस पोएट ने लिखा है। तो हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एन एपिटैफ। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा सॉरी, अब हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बस इतना ही था। अब मैं आपको बुक में जो लास्ट पेज होता है वहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी होता है मैं उसे भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आप उन बातों को याद रख पाएँ। और चूँकि उनसे या तो एंटोनिम पूछा जाता है या सिनोनिम पूछा जाता है, या ये टर्म आपके लैंग्वेज में लिखने में काम आएंगे जब आप आंसर राइटिंग करोगे। सी हियर, यहाँ एपिटैफ लिखा गया है। इस एपिटैफ का मतलब होता है कब्र। देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है जो कब्र होता है ना, कब्र के जस्ट ऊपर में जब कब्र ढक दिया जाता है तो उसके ऊपर में कुछ उनके बारे में बातों को लिखा जाता है। उन्हीं बातों का लिखा हुआ जो कब्र पर जो बातों को लिखा जाता है और वो पूरा कब्र का एरिया होता है, उन्हीं चीज़ों को हम एपिटैफ कहते हैं। हेयर इट इज़ रिटेन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्ब इन मेमोरी ऑफ द डेड। किसी के मरने के बाद उन पर जो लिखा जाता है चीज़ों को, जहाँ उनको दफनाया जाता है, उन्हें एपिटैफ कहते हैं। नेक्स्ट है सी हियर, लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट। यही लाइन बीच में भी आया था। इसका मतलब देख लीजिए, लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट हैड द हैबिट ऑफ मूविंग हेयर एंड देयर एंड हैड नो कमिटमेंट। मतलब बिना किसी कमिटमेंट के यहाँ वहाँ भटकते रहना, उछलते रहना। जैसे एक बच्चा होता है बिल्कुल उस तरह से, जैसे बच्चों को आपने देखा होगा वो बिना किसी काम के यहाँ वहाँ कूदते रहते हैं, बस उसी एक्टिविटी को लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट कहा गया है। नेक्स्ट इज देयर वेनिसेस। वेनिसेस का मतलब होता है गायब हो जाना, और इसका एक सैनोनिम आपको दिया गया है डिसअपियर। एक वर्ड यूज़ किया गया है पोएम में रेयर।
रेयर का मतलब होता है नॉट कॉमन, मतलब जो शायद ही मिलता है, कम से कम नज़र आता है। और एक वर्ड जो आपको क्रम्बल पूछा गया था, जो छठे लाइन में पोएम के में यूज़ किया गया है, उसका मतलब भी यहाँ पर दिया गया है। इसका मतलब होता है फॉल डाउन इन पीसेस, मतलब टुकड़ों में बट जाना। और दूसरा है हेयर, और नेक्स्ट है डाई। डाई का मतलब होता है मरना, और क्रम्बल का मतलब भी होता है मरना। सी नाउ नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव वन लाइनर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग 2024 एग्ज़ाम। मतलब जो आपने ऑब्जेक्टिव अभी क्वेश्चंस के रूप में देखा था, सेम वह उसी तरह का सारा क्वेश्चंस अब मैं आपके लिए मैंने वन लाइनर फॉर्म में कर रखा है। और उन क्वेश्चनों में से जो छूट रहा होगा वो सारा के सारा यहाँ पर होगा। सी हियर, फर्स्ट इज देयर, एन एपिटैफ इज़ अ पोएम रिटन बाय वाल्टर डी ला मारे। एन एपिटैफ एक कविता है जो वाल्टर डी ला मारे के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट इज देयर, वाल्टर डी ला मारे इज़ अ मॉडर्न एंड चिल्ड्रेन पोएट। यहीं से आपको क्वेश्चन भी दिखा होगा चिल्ड्रन पोएट से कि वो इसका मतलब है वाल्टर डी ला मारे एक मॉडर्न पोएट है। मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक, नया, आधुनिक कवि है। और साथ ही वो एक चिल्ड्रन पोएट है, मतलब वो बच्चों की चीज़ों पर ज़्यादा लिखते हैं। नेक्स्ट इज देयर, वाल्टर डी ला मारे वॉज बोर्न इन 1873। वाल्टर डी ला मारे 1873 में जन्मे थे एंड डाइड इन 1956। 1956 में वो मरे थे। वाल्टर डी ला मारे वॉज बोर्न इन कैंट। वो कैंट में जन्मे थे। अब कैंट कहाँ है? यूके में है। यूके मीन्स ब्रिटेन। द फेमस वर्क ऑफ वाल्टर डी ला मारे। अब इसका फेमस वर्क देख लीजिए, कौन कौन सा फेमस वर्क है। पहला फेमस वर्क है सॉन्ग्स ऑफ चाइल्डहुड, 1916 में लिखा गया था। ओ सॉरी, आप एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, यहाँ सॉन्ग्स ऑफ चाइल्डहुड नहीं, सॉन्ग्स ऑफ चिल्ड्रेन होगा। 1916 में लिखा गया था। आप एक बार गूगल कर लीजिएगा इन बातों को, ठीक है। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, अगले बार से मैं इन बातों को ध्यान में रखूँगा। सेकेंड इज़ देयर पीकॉक पाई, 1913 में लिखा गया था। और थर्ड है द डिसेंसर्स एंड अदर पोएम। थर्ड इज देयर द डिसेनर्स एंड अदर पोएम्स, जो 1930 में लिखा गया था। नेक्स्ट इज देयर ही वॉज अ पोएट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड नॉवेलिस्ट। वो एक कवि थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, और साथ ही एक नॉवेलिस्ट भी थे। नॉवेलिस्ट का मतलब होता है उपन्यासकार। नेक्स्ट इज देयर एन एपिटैफ डील्स विथ अ ब्यूटीफुल लेडी। एन एपिटैफ एक ब्यूटीफुल लेडी के बारे में डील करता है। नेक्स्ट इज देयर द लेडी बिलोंग टू वेस्ट। लेडी वेस्ट कंट्री से थी। नेक्स्ट इज देयर द ब्यूटीफुल लेडी वॉज इन द एपिटैफ। द ब्यूटीफुल लेडी वॉज इन द एपिटैफ, मतलब जो सुंदर औरत थी वो कब्र में थी, नीचे पड़ी हुई थी। ब्यूटी वेनिसेस, आपका पोएट भी यही बात कहता है कि नथिंग लास्ट फॉर एवर, मीन्स हर एक चीज़ों का एक अंत होता है। और स्पेशली वो ब्यूटी पर इसका टिप्पणी करते हैं, सुंदरता पर टिप्पणी करते हैं कि सुंदरता एक समय के बाद नष्ट हो जाती है, तो वहीं से ये लिया गया है ब्यूटी वेनिस्ड। नेक्स्ट इज देयर द पोएट बिलोंग्स टू 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी का मतलब ही होता है मॉडर्न। वो एक मॉडर्न पोएट थे, ठीक है। तो द पोएट बिलोंग टू 20th सेंचुरी, वो पोएट 20वीं सदी से थे, ठीक है। तो अब आज के लिए बस इतना ही। अच्छा, आगे भी है, सॉरी, मैंने आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी कर रखा है। सी हियर, मुझे लगा बस अब मैंने आज इतना ही किया है। आज मैंने आपके लिए क्वेश्चन आंसर भी पुट करा है ताकि आप ये जान पाओ कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है और किस तरह से इसका आंसर लिखा जाता है। आपसे बिल्कुल आसान भाषा में क्वेश्चंस पूछा जाता है, बस आपके अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है।
अगर आप पोएम को ठीक से पढ़े हैं और आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा है क्वेश्चन को समझने को लेकर के, और आप क्वेश्चन को समझते हैं कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो आंसर भी उतना ही आसान होता है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए, व्हाट इज़ एन एपिटैफ। इसका मतलब है आपसे पूछ रहा है कि एपिटैफ क्या है। तो मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एपिटैफ एक कब्र होता है जिन पर किसी के मरने के बाद, उसको दफनाने के बाद उनके ऊपर जो लिखा जाता है उसे कहते हैं एपिटैफ। देखिए यही बात इंग्लिश में आपसे यहाँ लिखा गया है कि एन एपिटैफ इज़ एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्ब स्टोन। एक टॉम्ब स्टोन पर, उस पर पत्थरों पर खुदाई करके लिखा जाता है, रिटन इन द मेमोरी ऑफ द डेड पर्सन। वो मरे हुए इंसान के याद में चीज़ों को लिखा जाता है, मीन्स उसके जन्मदिन, उसका डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ डेट ऑफ डाई भी लिखा जाता है, उनका नाम लिखा जाता है, उसी को एपिटैफ कहते हैं। नेक्स्ट इज देयर, हाउ डज सी लुक टू द पोएट। मतलब आपसे पूछ रहा है कि वो लेडी पोएट को कैसी लगती थी। सी हियर आंसर, टू द पोएट सी लुक्स द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। पोएट को वह लेडी पूरे वेस्ट में सबसे सुंदर औरत लगती थी। नेक्स्ट इज देयर, वॉट सी अ काइंड एंड कॉन्सिडरेट लेडी। इससे आसान क्वेश्चन आपसे क्या ही पूछा जा सकता है, बस सबके अंडरस्टैंडिंग पे था। यहाँ पर तो बस हाँ या ना में जवाब देना है, दैट्स इट। आपसे पूछा है कि क्या वह एक दयालु और सुलझी हुई औरत थी। सी, हाँ, वो एक ईमानदार और दयालु किस्म की औरत थी, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा सुंदर भी थी। तो आपको बस ये टाइप करना था, ये लिखना होगा आंसर में यस। और सेम चीज़ को आप चाहो तो रिपीट कर सकते हो, सी वॉज अ काइंड एंड कंसिडर्ड लेडी। नेक्स्ट इज ईयर, व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट ब्यूटी। पोएट सुंदरता के बारे में क्या सोचता है, उनका क्या सोचना है, उनका माइंड क्या कहता है। आपसे इसका आंसर पूछ रहा है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है आंसर, द पोएट थिंक्स अबाउट ब्यूटी। कवि सुंदरता के बारे में सोचता है, दैट कि ब्यूटी वेनिसेस, सुंदरता नष्ट हो जाती है, विथ द पासेज ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ साथ सुंदरता नष्ट हो जाती है। देर इज़ नो वन टू रिमेंबर दिस ब्यूटी आफ्टर द पर्सन डाइज। यहाँ कोई नहीं है जो इंसान के मरने के बाद उस सुंदरता को या उस इंसान को याद करेगा। नेक्स्ट इज देयर, व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज एंड व्हेन आई क्रम्बल। आपसे पूछ रहा है कि जो पोएम है उस पोएम में एक लाइन यूज़ किया गया है एंड व्हेन आई क्रम्बल, इसका मतलब क्या है। जब वो ऐसा कहते हैं एंड व्हेन आई क्रम्बल, तो वो क्या कहना चाहते हैं। क्रम्बल का मतलब भी मैंने रिपीट किया था, आपको बताया था कि इस क्रम्बल का मतलब होता है मरना, DIE, डाई, मरना होता है। इट मीन्स आपसे पूछ रहा है कि जब मैं मर जाऊंगा, इस बात से पोएट का क्या मतलब था, क्या तात्पर्य था। तो आंसर देख लीजिए, व्हेन द पोएट सेज एंड व्हेन आई क्रम्बल, आपको बस ये चीज़ रिपीट करना था कि जब पोएट कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा, ही मीन्स, उसका मतलब होता है एंड व्हेन ही डाइज, जब वह मर जाएगा तो उस सुंदर औरत को कौन याद करेगा। हु विल रिमेंबर, हु विल, सी हियर लिख देता हूँ मैं, हु विल रिमेंबर that lady. Next is there question number 6, what are the two qualities of beauty। आपसे पूछ रहा है कि सुंदरता के वो दो गुण कौन कौन से हैं, दो क्वालिटीज़ कौन कौन से हैं। आंसर देखिए, पोएट के अनुसार वो क्या कह रहे हैं। अकॉर्डिंग
to the poet, according to the poet, nobility of heart and simplicity of manners are two qualities of beauty. सुंदरता के दो तरीके हैं. फर्स्ट, एक स्वभाव मीन्स मन का जो स्वभाव होता है, और एक व्यवहार में जो सादापन होता है. सी हियर इट इज़ रिटन पोएट नोबिलिटीज़ ऑफ हर्ट. ये नोबिलिटीज़ ऑफ हर्ट का मतलब होता है कि मन का सही होना, ठीक है. एंड सेकेंड इज देयर सिंप्लिसिटी ऑफ मैनर्स, व्यवहार में सादापन. ये दो क्वालिटीज़ होते हैं सुंदरता का. आफ्टर दैट पीपल रिमेंबर द गुड वर्क लेफ्ट बिहाइंड बाय अ पर्सन. एक इंसान के मृत्यु के बाद उसे उसके अच्छे कामों के लिए याद किया जाता है. नेक्स्ट इज देयर क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट विल हैपन व्हेन द पोएट डाइज. क्या होगा जब कवि मर जाएगा. आंसर, व्हेन द पोएट डाइज नो वन विल रिमेंबर दैट मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री. जब कवि मर जाएगा तो उस सुंदर औरत को, वेस्ट की सुंदर औरत को कोई भी याद नहीं करेगा. दिस इज द आंसर. आगे भी लिखा हुआ है, उसी में आंसर लिखा हुआ है कि आगे क्या होगा. एन एपिटैफ इज अ ब्यूटीफुल पोएम composed by an English poet वाल्टर डी ला मारे. एन एपिटैफ एक बहुत ही सुंदर कविता है जो एक इंग्लिश पोएट के द्वारा लिखा गया है, वाल्टर डी ला मारे के द्वारा लिखा गया है. इन दिस पोएम द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग. इस कविता में कवि अपना बुरा चीज़ जो महसूस करता है उसे बताता है. फॉर एन इम्पटी एपिटैफ ऑफ अ लेडी, वह एक औरत के एपिटैफ के बारे में बताता है. द लेडी बिलोंग्स टू द वेस्ट कंट्री. लेडी वेस्ट कंट्री से थी, यही मैंने समरी में भी रिपीट किया था. ही कंसिडर्ड हर द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग लेडी. वह उसे बहुत ही सुंदर स्त्री समझता था. बट द पोएट फील्स, पोएट ये महसूस करता है कि द ब्यूटी इवन द रेयरेस्ट ब्यूटी ऑल्सो डाइज विद द पर्सन. इंसान के साथ साथ ही उसकी सुंदरता भी मर जाती है. देयर इज़ नो वन टू रिमेंबर दिस ब्यूटी आफ्टर द पर्सन डाइज. इंसान के मर जाने के बाद कोई भी नहीं होता है जो उसकी सुंदरता को याद करे. पीपल सी गुड वर्क लेफ्ट बिहाइंड. इंसान उनके पीछे के कर्मों को देखता है जो उस इंसान के द्वारा किया जाता है. आगे बोल रहा है सिटेशन ऑफ दिस स्पीसीज ऑफ वर्क एड्स टू द ब्यूटी ऑफ एन एपिटैफ. इंसानों का कर्म ही उस एपिटैफ की सुंदरता को बढ़ाता है और इस एपिटैफ के बारे में बताता है. बस आज के लिए इतना ही, अब और नहीं. मैंने पूरा प्रयास किया है कि मैं इस कविता से जो कुछ भी बन पड़े, जो बनता है शॉर्ट स्टोरी मीन्स शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर, मैंने समरी एज वेल करवा दिया है. अब मुझे नहीं लगता है कि इससे आपका एक भी नंबर छूटेगा अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार रिवाइज़ कर लेते हैं एग्ज़ाम से पहले, 1-2 बार अभी और 1-2 बार एग्ज़ाम से पहले. तो आई होप कि इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन जाएगा और आप 50 आउट ऑफ 50 ला पाओगे. अगर आपको 50 आउट ऑफ 50 लाना है और आप यहाँ तक बने हुए हैं, इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि आप अच्छा स्कोर करें. तो डोंट वरी, आई एम हियर, आई विल हेल्प यू. आप बस वीडियो को, जो भी मैं वीडियो डालूँ, आप उसे पूरा एंड तक देखा करें और ज़रूरत हो तो आप उन चीज़ों को नोट भी कर लें. अच्छा होगा कि आप एक बार नोट कर लें, उसके बाद आप नोट्स से पढ़ें ताकि वीडियो देखने में आपका ज़्यादा समय व्यर्थ ना हो, बर्बाद ना हो. आप कम से कम समय में चीज़ों को रिवाइज़ कर पाएँ. अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि आप कुछ सीखे हैं और ये फ्रूटफुल रहा है, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें. ठीक है, मेरे छोटे मोटे मिस्टेक्स के लिए सॉरी, क्योंकि अकेले बैठ कर के चीज़ों को बता पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है. ये बच्चों के बीच में रहने पर अच्छा फ्लो में आता है.
तो मैं अकेले बैठ कर के अगर इन चीज़ों को बताऊंगा तो थोड़े मोड़े मिस्टेक्स आएंगे। आई होप कि आप सब समझदार हो और आप इन चीज़ों को समझोगे और इन चीज़ों को आप इग्नोर कर लोगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ग्रामर और आपका वोकेबलरी इन दोनों पे काम चल रहा है, और जल्द ही आपको ग्रामर और वोकेबलरी पर भी वीडियो मिलने शुरू हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।